हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर विच इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है और सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अपन बेसिक समझते हैं। जैसे कोई भी लिविंग सेल है हमारे पास, है ना, जो भी एक लिविंग सेल होती है उसको सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स और गैस लाइक ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्या कारण है उसका कि उसके पास जो भी फूड है, जो भी उसके पास खाना है, आइदर इट विल बी ग्लूकोज, है ना, या फिर उसके पास प्रोटीन है या फैट है, तो उनका जब तक वो ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको तोड़ना, जब तक उसको हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो उनके अंदर अवेलेबल एनर्जी क्या होगा, रिलीज नहीं होगा, जिसको हम क्या कर पाए, असिमिलेट कर पाए, इसको हम यूज कर पाए। सो दैट्स व्हाई उनको इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या, मिनरल्स एंड गैस का। वो चीज प्रोवाइड करने के लिए हमको आवश्यकता होती है कि फ्लूइड की, एक मीडियम की, एक ट्रांसपोर्टर की, जो क्या कर सके, वो सब चीजें उनके पास तक क्या कर पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए। और उसी फ्लूइड को, उसी ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की, है ना, लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स। इनमें क्या होता है, ये वाटर को ही एज अ बॉडी फ्लूइड क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना, तो उनका मीडियम क्या होता है, वाटर। बट अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमंस की, लाइक मैमल्स या फिर हायर वर्टिब्रेट्स, उसमें एक स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, वो बॉडी फ्लूइड एज अ ट्रांसपोर्टर का काम करता है और हमको उसी बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है ना। ये चैप्टर जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है ना। कैसे, हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बॉडी फ्लूइड, कौन कौन से टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं और उनका कंपोजिशन क्या है। एंड द सेकंड वन कि वो सर्कुलेशन उनका कैसे होता है, उनका सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, क्या सर्कुलेटरी कोई ऑर्गन है, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन हम जानते हैं हार्ट होता है, किस टाइप का सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है। तो जैसे अपन चैप्टर खत्म करेंगे तो थ्रू आउट द चैप्टर जितना भी आपका डाउट है रिगार्डिंग हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, हार्ट का एनाटॉमी कैसे होता है, उसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना। बहुत डेप्थ में इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, नीट जो है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, है ना, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड साइटोलॉजी एंड सम पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ये जो 5 यूनिट्स है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी और उसके बाहर से भी आ सकते हैं। तो कभी भी आप जब नीट का प्रिपरेशन करते हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा सा हमको इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगता है किसमें, इन 5 चैप्टर में। और बाकी जितने भी चैप्टर है वो कंप्लीटली वो किस में से आते हैं, कंसंट्रेट कर लो आप एनसीईआरटी को, है ना, पूरी तरीके से एनसीईआरटी में आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम जो है उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड बना के चले, कि जितने भी दायरे हैं उन सबके अंदर क्या करें, हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड से। तो ह्यूमंस के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स होता है उसमें आता है ब्लड एंड लिम्फ, और ये दोनों किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से होते हैं हमारे पास है, ब्लड एंड लिम्फ, है ना। पहले हम स्टडी करते हैं किसको, ब्लड को। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ रेड ओपेक विस्कस फ्लूइड। की बात कर रहे हैं हम ब्लड की, है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, है ना, ब्लड इज अ ओपेक एंड विस्कस फ्लूइड, है ना। रेड कलर्ड होता है ये क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन व्हिच इज रेड कलर्ड पिगमेंट, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, है ना। ओपेक होता है जिसके आर पर हम देख ना सके, एंड वेरी विस्कस होता है। कितना विस्कस होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम विस्कस देन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ब्लड में जो सेल्स पाई जाती है उसमें डिवीजन नहीं होता, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर नहीं होता है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45, है ना, क्योंकि ब्लड जो होता है उसमें ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड का पीएच, ये डीऑक्सीजनेटेड का, ठीक है, जो कि क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, ब्लड जो होता है हमारे बॉडी वेट का
कितना होता है 7 to 8%, है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर होता है, विमेंस में थोड़ा सा कम होता है 4 to 5 लीटर, है ना। तो कोई फिक्स नहीं है ये, है ना। बॉडी वेट का कितना माना जाता है उसको 7 to 8 लीटर, 7 to 8%, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड जो होता है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, मतलब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो भी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स लग रही है आपको उसको आप नोट डाउन करते हुए चलना, है ना। अब देखते हैं हम कंपोजिशन ब्लड का, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। ब्लड जो होता है उसका एक पार्ट होता है जो कि होता है कौन सा वाला पार्ट, उसका फ्लूइड, है ना। उसका लिक्विड मीडियम जो जिसके अंदर क्या होती है सारी चीजें फैली हुई रहती है, मतलब मीडियम जो रहता है वो होता है क्या, प्लाज्मा, है ना। जो ब्लड का फ्लूइडिक पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। और सेकंड होता है इसका कौन सा, कार्पस्कल्स, वो सेल्स वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम क्या, ब्लड कार्पस्कल, ठीक है। इसको ऑल्सो नाम, इसका एक और नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। कहीं ना कहीं इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, हेमोपोइसिस, है ना। अब जो भी सेल बन रही है, अगर आरबीसी बनेगी तो एराथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, है ना। तो उन्हीं के आधार पर जनरली ब्लड के फॉर्मेशन को बोला जाता है हेमोपोइसिस, जो मेनली कहाँ पे होता है, हमारे रेड बोन मेरो के अंदर, है ना, रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्लाज्मा का, कितना होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होता है 55% एंड हमारा ब्लड कार्पस्कल्स होती है कितनी, 45%। कंपोजिशन ठीक है, 45%, 55%, क्लियर है। 55% ऑफ 55% part of blood is made up of plasma and the 45% of part of blood is made up of formed element, ना, which is also called blood corpuscles. Blood corpuscles में आपके पास तीन टाइप की सेल्स होती है। एक होती है आपके पास आरबीसी, है ना, जिसका नाम है क्या, रेड ब्लड कार्पस्कल। एक होती है आपके पास डब्ल्यूबीसी, इसका नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, which is also known as thrombocytes. इन सेल्स की अलग अलग नाम है। आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एराथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनको बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। देखो हम कोशिश करते हैं कि यहीं पर इसको क्लासिफाइड करते हैं। प्लाज्मा जो होता है इसका 90 to 92% पार्ट जो होता है वो बना होता है किसका, वाटर का, और रिमेनिंग 8% to 10% पार्ट जो होता है ना, वो काय का बना होता है, इसके सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड पार्ट, है ना। इस सॉलिड पार्ट में क्या चीजें पाई जाती है, तो इसमें होते हैं मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, देख ही लेते हैं इसको अपन। मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स, है ना, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती है। और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ग्लूकोज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज, है ना, जो किसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 120 to 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। कुछ एक रेंज है ये, है ना। इसको बिफोर, हालांकि इसको बिफोर मिल और आफ्टर मिल के हिसाब से नापते हैं। बिफोर मिल 100 से कम आता है, अगर 100 120 के ऊपर आए तो वो आफ्टर मिल होता है, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो द कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज, है ना, मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और क्या होता है इसमें, फूड के अलावा इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होता है, और क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, बोलो तो यूरिया, है ना। यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ मैमल्स और ह्यूमन। और क्या होता है इसके अंदर किटिनिन होता है ना। और क्या पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, तो गैसेस होती है। कौन सी गैसेस है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी कितनी होती है, तो ऑक्सीजन होता है कितना, 0.29 ml, नाइट्रोजन कितना 0.5 ml, है ना। CO2 कितना 5 ml, क्लियर है। हमको पता है कि प्लाज्मा में ओनली 1% है ना किसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में, है ना। बाकी सब कौन लेके जाता है, आरबीसी लेके जाती है, क्लियर है ये। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लड का कंपोजिशन।
ब्लड में और क्या पाया जाता है, ब्लड में ऑलमोस्ट 70 सॉरी प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 7 to 8% क्या पाए जाते हैं, 7 to 8% पाए जाते हैं प्रोटीन। यही पे लिख लेते हैं 7 to 8% क्या होता है इसमें, लगभग लगभग प्रोटीन। एंड दीज प्रोटीन आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसको देख लो आप, अगला पार्ट हम लोग लिखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो ये रहे प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। स्पेसिफिकली कितने, 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की, इसका नाम क्या है, एल्बुमिन। क्या नाम है इसका, एल्बुमिन। कितना होता है ये होता है कितना, 4% होता है। इसका साइज जो होता है सबसे छोटा है ना, इट इज वेरी स्मॉल साइज प्रोटीन। इसका साइज जो होता है सबसे छोटा होता है। क्या काम करता है ये एल्बुमिन, तो एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसको हम बीसीओपी के नाम से भी जानते हैं। हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना, लगभग 32 mmHg ये प्रेशर होता है। दैट इज आवर फर्स्ट प्रोटीन। द सेकंड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन्स। कितने होते हैं ये 2 to 5% होते हैं, 2 to 2.5%। इनका रेशो कितना होता है, 2:1। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो कितना है, 2:1। हर 2 एल्बुमिन पे एक क्या होगा, ग्लोबुलिन। यही से क्लियर है, 2:1, है ना। इनका साइज जो होता है मीडियम साइज होता है। ग्लोबुलिन्स की खास बात क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, एक होते हैं बीटा ग्लोबुलिन्स, और एक होते हैं गामा ग्लोबुलिन्स। कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक सेरू प्लाज्मिन ट्रांसपोर्टर होता है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, कॉपर का। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन जो होता है इसमें फेरिन नाम का ट्रांसपोर्टर होता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन का। गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं इनकी खास बात क्या है कि ये एक प्रकार से हमारी एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, हमारी एंटीबॉडी, जो कि 5 तरह की होती है। हम ये पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कौन कौन सी होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी, है ना। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है। ये दोनों जो होते हैं कहां बनते हैं, लीवर में बनते हैं। ये कहां बनती है, ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बनती है। कहां पे, लिम्फ ऑर्गन्स पे। तो ग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन कहां पे होगा, लीवर एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। एल्बुमिन का फॉर्मेशन सिंथेसिस कहां पे होता है, लीवर में। लीवर पे सिंथेसाइज होती है। ये कहां पे, ये दोनों कहां पे सिंथेसाइज होती है, अल्फा एंड बीटा लीवर में। एंड गामा ग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होता है, जस्ट लाइक स्प्लीन, थाइमस, है ना, लिम्फेटिक ऑर्गन। अगली 2 कौन सी है, तो अगली 2 है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, इनकी खास बात क्या है, दोनों कितने परसेंट है, 0.3%, 0.3%। इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो ये कहां बनती है, लीवर में बनती है। क्या काम है इनका, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। वो तो ब्लड में क्लॉट जमाने के लिए जो फैक्टर्स है 13 फैक्टर्स, उसमें ये आते हैं, दे आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग, है ना, क्लॉट इन ब्लड। ठीक है, तो जरूरत पड़ती है, होता है ये तो दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज द पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमारी ब्लड कॉर्पसेल्स व्हिच इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स।
ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्लाज्मा, अब हम लोग देखते हैं ब्लड, आरबीसी, है ना। आरबीसी बोल तो रेड ब्लड कॉर्पसेल, है ना। इट इज आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट, है ना। इट इज आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट। कैसा साइज होता है आरबीसी का, तो देखते हैं अपन। आरबीसी, है ना, इन केस ऑफ ह्यूमंस द आरबीसी इज ओवल बाइकॉन्केव, ठीक है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है इसका आरबीसी का, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, है ना, ठीक है। कैसा अपीयरेंस होगा इसका, देखो अपन देखते हैं। है ना, और फ्रंट से देखेंगे तो टैप्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना। ऐसे फ्रंट से देखेंगे ऐसा टैप्ड होता है, बीच में से किसी चीज को ऊपर ने टैप कर दिया, है ना। साइड व्यू जो होगा इसका इस टाइप से आएगा। कितना इसका लेंथ कितना होता है, तो इसका लेंथ जो होता है वो होता है 7.5 माइक्रोन, है ना। यहां से होता है बीच में से 1 माइक्रोन, है ना, और यहां से होता है साइड से 2 माइक्रोन, है ना। लेंथ हो गया इसका, ठीक है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है इसके अंदर, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है काय का, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, है ना, इसका बना होता है ना। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, तो साइटोस्केलेटन तो होगा नहीं, तो इसका मैट्रिक्स का बना होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का बना होता है, इसलिए इसके मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमैटिन। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी होता है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, डोनन्स मेम्ब्रेन। देख रहे मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, डोनन्स मेम्ब्रेन। इसकी खास बात यह है, ये कुछ सिलेक्टिव आयंस को ही, है ना, कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को भी अंदर आने की और परमिशन देती है ना। किन किन को अंदर, कौन कौन इसके क्रॉस कर सकता है, तो बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। सोडियम पोटेशियम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, इसी इलास्टिक नेचर की वजह से इसका देखो कितना है लेंथ, 7.5 माइक्रोन। बाकी ओनली बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिक नेचर इट कैन क्रॉस अ सेल अप टू 5 माइक्रोन, है ना। 5 माइक्रोन वाले रास्ते को भी क्या कर सकती है, ये क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ कैमल्स एंड लामा, है ना, द आरबीसी इज ओवल बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ह्यूमंस में ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ये मैक्सिमम मात्रा में किसको स्टोर कर पाएगी, हीमोग्लोबिन को, व्हिच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हिम पार्ट, एक होता है क्या, ग्लोबिन पार्ट। हिम पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं मेटालो पोरफायरिन रिंग, मेटालोपोरफायरिन रिंग। और जो ग्लोबिन होता है ये बना होता है क्या, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड की चेन से। इसमें होती है एक तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड और बीटा चेन में होते हैं क्या, 146 अमीनो एसिड, ठीक है। हम लोगों के एडल्ट हीमोग्लोबिन में कितनी अल्फा और कितनी बीटा चेन होती है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। मेटालोपोरफायरिन रिंग क्या होता है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक सेंट्रल एटम होता है जो कि होता है क्या, आयरन, जिसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2।
ये किससे जुड़ा होता है? ये 4 पायरोल रिंग से जुड़ा होता है, इस टाइप से 4 पायरोल रिंग से जुड़ा होता है। That's why the ring is also known as tetra pyrrole ring, है ना। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, हमको इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं इसकी, है ना। ये सारे के सारे पायरोल रिंग पे आपस में जुड़ कनेक्टेड होते हैं एथिलीन ब्रिज से, इस टाइप से, है ना। हमको इतना स्पेसिफिकली देखना नहीं है, ठीक है। तो ये एक हिम ग्रुप है ना, हिम, है ना। बोले तो क्या है? एक मेटालोपोरफायरिन रिंग है ना। ये हर एक अमाइनो एसिड पे क्या पाया जाता है? हिम जो मॉलिक्यूल है ये पाया जाता है। तो हमारे पास टोटल कितनी चेन है हमारे पास? देखो, 2 तो अल्फा चेन है ना, और 2 कितनी चेन है? 2 बीटा चेन है ना। और हर चेन पे मैंने क्या बोला आपको? हर चेन पे कौन जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन, वो तो हिम ग्रुप है ना। हर चेन पे कौन है? हिम। और हर सेंट्रल एटम के पास कितना? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करने की कैपेबिलिटी है। तो हमारे पास कितनी हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल है? हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। तो हर एक कितना कैरी करेगा? एक ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई हमारा हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है हीमोग्लोबिन? मैंने आपको बताया था, जनरली ये वेरी करता है ना। फीमेल में कम, मेल्स में ज्यादा। एक एवरेज लेके चलते हैं हम, कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है कितने में? पर 100 ml ऑफ ब्लड में, है ना। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग कितना? 1.34 ml ऑक्सीजन क्या करने की क्षमता रखता है? डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारे एक आरबीसी में कितने? 280 मिलियन क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। इतना आरबीसी का पूछा जाए, इतना स्ट्रक्चरल चेंज करें क्यों? इसका न्यूक्लियस भी निकाल दिया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल दिया, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकाल दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको बाइकॉन्केव कर दिया, उसको ओवल कर दिया, इसको इलास्टिक कर दिया। वो सब कारण इसलिए था क्योंकि हम मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या कर सके? स्टोर कर सके, ठीक है। ये इसका मेन इसका मोटिव था, है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या नहीं पाया जाता। इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, है ना। कोई सेंट्रियोल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसकी वजह से इसमें कौन सा वाला रेस्पिरेशन होता होगा? सिर्फ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो काहे के लिए होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो कौन सा होता होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा। मतलब सिर्फ क्या होता होगा? ग्लाइकोलाइसिस, है ना। क्या होता होगा? सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। क्या नहीं होता होगा? तो क्रेब्स साइकिल नहीं होता होगा। कोई क्रेब्स साइकिल के लिए कौन चाहिए हमको? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, है ना। सेंट्रियोल नहीं होता इसके अंदर, तो उसमें डिबिना को वैसे तरह का डिवीजन नहीं होता। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कभी कभी कि हम जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारी नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है। तो बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी कैसे बढ़ती होगी? आरबीसी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती होगी। आरबीसी डिवाइड होती नहीं है, हमको पता है। हमारे ब्लड के अंदर कोई भी सेल डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो आरबीसी डिवाइड होती नहीं है। होता क्या? जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि हार्मोन्स होते हैं, हमारे पास इराइथ्रोपोइटिक हार्मोन है ना। तो वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं आरबीसी का। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना कि ये डिवाइड होकर इनकी संख्या बढ़ेगी। क्लियर है? अभी संख्या पे भी आते हैं हम लोग। क्लियर है? ये हमारा हीमोग्लोबिन वाला पार्ट हो गया। और देखते हैं इसके बारे में और क्या होता है आरबीसी के शेप के बारे में। ठीक है, आरबीसी का शेप जो होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है 2 चीजों के ऊपर। देखो, उसको भी याद करने का ट्रिक है। एक तो है विटामिन B12, दूसरा है फॉलिक एसिड, है ना। बी से ध्यान रखना बड़ा। अगर B12 की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर B12 विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो हमारी आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। वो तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस इंक्रीज आरबीसी को हम बोलते हैं मेगासाइट, है ना। और इसकी वजह से जो एनीमिया होता है इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। क्योंकि वो किसी काम के थोड़ी ना है। जैसे आरबीसी का साइज बढ़ेगा, ये स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन को खत्म कर देगा, या लीवर में जाएगी, लीवर को खत्म कर देगा, है ना। तो ये बढ़ी हुई आरबीसी को कौन खत्म कर देता है? लीवर एंड स्प्लीन,
ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या में आ जाएगी कमी, और आरबीसी की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, बचा कौन सा? फॉलिक एसिड। तो क्लियर है, इसकी कमी हो जाएगी। अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। उस छोटे आरबीसी को बोलेंगे हम माइक्रोसाइट, है ना। और वो इतनी ज्यादा मात्रा में क्या स्टोर नहीं कर पाएगी? हीमोग्लोबिन, तो वो भी लिवर और स्प्लीस को खत्म कर देगा। उस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्लियर है ये? अब देखो आरबीसी की संख्या में अगर बढ़ जाए, क्या हो सकती है? इसमें वृद्धि हो सकती है या फिर कम हो जाए। अगर आरबीसी की संख्या एक्सेसली बढ़ जाए, फिर बताया था आपको हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं अपन जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए, आपको अगर एम्फीसीमा हो जाए या फिर ब्लड कैंसर हो जाए, उन सब केसेस में भी क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है ना, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता इतना, तो बॉडी को क्या लगता है कि उनके पास आरबीसी कम है, तो बॉडी क्या करेगी? और ज्यादा मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस करेगी। तो उस केस में एवरेज आरबीसी से उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज आरबीसी को हम बोलते हैं पॉलीसिथाइमिया। और अगर आरबीसी कम हो जाए तो उसको बोला जाता है एनीमिया। वो तो हमने पढ़ ही रखा है ना, उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आरबीसी का एक तरह से, है ना। आरबी हम हीमोग्लोबिन को भी काउंट करते हैं। हीमोग्लोबिन को काउंट करने कहलाता है एचबी काउंट कहलाता है ना। हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है? 14.5 टू 15 ग्राम फॉर मेल एंड 13.5 टू 14 जो होता है किसमें होता है? फीमेल। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? आरबीसी का पूरा स्ट्रक्चर, है ना, और उसके जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने आरबीसी कंप्लीट किया एंड प्लाज्मा कंप्लीट किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, why these cells are called WBC? Why these cells are called white blood corpuscles? Because their appearance जो होता है इनका वो कैसा होता है? white appearance होता है ना, they look like a white colored cell। ठीक है, क्या खास बात है इनकी? कि they are oval in shape, they are nucleated, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज डिफरेंस बनाती है कि आरबीसी जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। दे आर नॉन पिगमेंटेड सेल, इसमें पिगमेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई ये किस कलर का अपीयर होती है? व्हाइट कलर। ठीक है, और क्या खास बात है इनकी कि ये जो सेल्स होती है इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन माइग्रेट फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्लेस। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है ना, सपोज हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पे हमारे पास मान लो एक डब्ल्यूबीसी सेल्स है ना। इनकेस अगर कोई इंजरी होती है तो दीज सेल्स शो अ माइग्रेशन। ये सेल्स क्या शो करती है? माइग्रेशन शो करती है, और ये इन ब्लड कैपिलरी को से ब्लड कैपिलरी से बाहर आने की प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम देयर ब्लड कैपिलरी टू आउटसाइड। ठीक है, ये इंजर्ड जगह पे आ सकती है, बाहर टिश्यू में आ सकती है, और इनके इन्हीं माइग्रेशन को हम बोलते हैं डायपेटेसिस। क्लियर है ये? द माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड डायपेटेसिस। ठीक है, ये हम बाद में भी स्टडी करेंगे कैसे ये बाहर आती है ना। तो इनके पास डायपेटेसिस का प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब इनकी बात करें हम लोग संख्या की, इनके काउंट की, तो इनके काउंट को बोलते हैं टीएलसी, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना। एनसीईआरटी वाला समझते हैं हम कितना? एनसीईआरटी में 6000 to 8000, है ना, पर mm³। क्लियर है? 6000 to 8000 इनका क्या होता है? इनका नंबर होता है। और वही पे हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी काउंट कितना होता है? आरबीसी था कितना? आरबीसी था हमारा ऑलमोस्ट 4.5 to 5 मिलियन, मतलब 45 से 50 लाख। ठीक है, इनका रेशो अगर हम निकाले तो कहीं ना कहीं हर 600 आरबीसी पे क्या होती है? एक डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज द रेशो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी? तो 600 प्रोपोर्शनेट 1। ठीक है, 600 अनुपात 1। हर 600 आरबीसी पे क्या होगा? एक डब्ल्यूबीसी होता है ना। हम रेशो निकाल दें।
अब इनकी बात करते हैं कि अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कम हो जाए तो उस पर्टिकुलर उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं। तो अगर इनका नंबर एक्सेसिवली बढ़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर इनका नंबर एकदम से क्या हो जाए, कम हो जाए, किसका से कम हो जाए, 4000 mm³ से कम हो जाए, तो इसके लिए जो टर्म होता है वो होता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। और अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से there is sudden increase in the number of WBC, there is sudden increase in number of leukocyte due to some kind of a pathological condition that is termed as leukemia, है ना। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हम जानते हैं, ब्लड कैंसर। So exactly it will be an indication that it is a neoplastic condition. Neoplastic condition मतलब it is a cancerous disorder, है ना। कैंसरस कंडीशन में नंबर ऑफ WBC एकदम से बढ़ जाती है और ये बड़ी हुई WBC हमारे RBC को भी खत्म करना स्टार्ट कर देती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर, ठीक है। इट इज अ नियोप्लास्टिक कंडीशन। नियोप्लाज्म जो होता है हम लोग कैंसर के लिए वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है ये। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा WBC का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि इनका नंबर कितना होता है, इनके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या काम ये कर सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब देखो WBC जो होती है ये दो टाइप की होती है। कैसे कैटेगराइज किया हम लोगों ने इस चीज को, सिंपल सी बात है, हमने इसके साइटोप्लाज्म में देखा कि कुछ WBC के साइटोप्लाज्म में क्या था, एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स थे। क्या पाए गए, ग्रेन्यूल्स पाए गए। तो जिन जिन WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए उनको हमने नाम दिया ग्रेनुलोसाइट। नाम तो क्लियर है, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है, कण, है ना। तो जिन जिन WBC की साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए उनको हमने नाम दिया ग्रेनुलोसाइट, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट थे उसको हमने नाम दिया अग्रेनुलोसाइट। क्लियर है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की एक खास बात और थी कि इनका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस समझते हैं हम लोग, इनके सेल्स का जो, हमको पता है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है, इनकी सेल्स का जो न्यूक्लियस था वो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी में क्या शो करता था, शेप, है ना। उसका शेप जो था वो एक जैसा नहीं था, वो अलग अलग टाइप के शेप शो करता था। किसी का न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, किसी का न्यूक्लियस मल्टीलोब है, किसी का न्यूक्लियस एस शेप्ड का है। तो क्योंकि इनका न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के शेप शो करता था, इसकी वजह से ग्रेनुलोसाइट का एक और नाम है, देखो नाम उसका बहुत इजी है, इनको बोलते हैं PMNL, है ना। क्या बोलते हैं इनको, PMNL। अब ये PMNL का मतलब क्या, देखो समझ लो, P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, N फॉर न्यूक्लियो एंड L फॉर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, नाम क्लियर है। जिसका न्यूक्लियस एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर शो करे, these cells will be called PMNL। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये टर्म यूज हुआ है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या लगता है एनसीईआरटी में तो ये चीज दिया नहीं है ना, तो हम लोग क्यों पढ़े इस चीज को। तो कभी कभी क्या होता है, वो चीज बाद में कहीं और जाके कनेक्ट हो जाती है ना। और जब जिसने सिलेबस पूरा एक बार पढ़ रखा है तो उसको पता है कि मेरे को कौन सी चीज कहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम लोग इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, बस बाद में कहीं ना कहीं चीज आके रिलेट होगी तो फिर हमको बुरा लगेगा कि इसको वही पढ़ लेते, तो आज इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। कितने टाइप की सेल्स आती है इसके अंदर, तो इसके अंदर आती है 3 टाइप की सेल्स आती है। कौन कौन से टाइप की आती है, सबसे पहले आती है जो मोस्ट अबंडेंट है वो है न्यूट्रोफिल। सेकंड नंबर पे आती है जो लीस्ट इन नंबर है वो है बेसोफिल, एंड थर्ड नंबर पे आती है एसिडोफिल। 3 टाइप की सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल। इनका परसेंटेज हम लोग लिख लेते हैं कौन सी कितनी होती है। न्यूट्रोफिल जो होती है वो ऑलमोस्ट होती है कितनी, 62%, है ना। बेसोफिल जो होती है ये होती है बहुत कम, 0.1 to 2%, है ना। और ये 1 to 3% होती है।
बाकी सारी सेल्स कौन सी होती है, लगभग 20 से 23% कौन सी होती है, अग्रेनुलोसाइट्स। देखेंगे इसके अंदर बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे समझते हैं न्यूट्रोफिल। देखो इनको तीनों के सिंपल सी बातें, इन सबके अंदर ग्रेनुल्स पाए जाते थे। इन ग्रेनुल्स की खास बात ये थी कि आप इनके ऊपर स्टेनिंग कर सकते हो। स्टेनिंग क्या होता है, कलर करना किसी चीज को, तो आप इनको स्टेनिंग कर सकते थे। तो ये जिस स्टेन से ये इनका कलर हो गया, जिस स्टेन से इनके ऊपर कलर हो गया, उस स्टेन के नेचर के आधार पे इनका हमने नाम रख दिया। जो सेल एसिडिक और बेसिक दोनों स्ट्रेन से कलर शो कर रही थी उसको हमने नाम दिया न्यूट्रोफाइल। जो सेल सिर्फ बेसिक स्ट्रेन से कलर शो कर रही थी उसको हमने नाम दिया बेसोफिल। और जो सेल एसिडिक स्ट्रेन से कलर शो कर रही थी उसको हमने नाम दिया एसिडोफिल। इसका स्ट्रेन, इसका जो नाम था डाई का जिससे इसने कलर शो किया वो था इयोसिन। इयोसिन नाम का हम जानते हैं कि हमारे पास एक कलरिंग एजेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर डाई में इसने कलर शो किया, इसलिए इसको इयोसिनोफिल भी कहते हैं, है ना। तो ये 3 टाइप की सेल्स है, उनके मतलब नेचर के आधार पे कि कौन से पर्टिकुलर मीडियम पे ये क्या शो करती है, कलर शो करती है, इनके आधार पे इनका नाम रख दिया हमने। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल की बात करते हो तो न्यूट्रोफिल जो होता है उसका नेचर होता है फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मतलब जहां पे भी इंफेक्शन देखेगी ये सेल जाके उसको खत्म करने के लिए चली जाएगी और वहां पे जाके ये मरी हुई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, पस सेल्स का। ठीक है, वहां पे जाके जब ये डेड हो जाएगी तो काय का फॉर्मेशन करेगी, ये पस सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है न्यूट्रोफिल। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है मल्टीलोब्ड। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टीलोब्ड। मल्टीलोब्ड मतलब कैसा, सपोज हमारे पास सेल है ना, उसका न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सारे क्या है, लोब्स है। ठीक है, और इसमें क्या पाई गई है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कौन सी सेल, ये हो जाएगी आपकी न्यूट्रोफाइल। ठीक है, फेगोसाइटिक इसका नेचर होता है और इस टाइप से इसका जो हमारा क्या होता है, इसका जो ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो कौन से न्यूट्रल डाई में क्या होते हैं, हमको कलर शो कर, न्यूट्रल मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों। और एज वेल एज इसका न्यूक्लियस देखो कैसा दिख रहा है आपको, मल्टीलोब। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कैसा कि ये कैसी होती है, फेगोसाइटिक होती है। इसकी खास बात ये है कि इसका लाइफ स्पैन होता है कितना, 10 से 12 आवर्स का। 10 to 12 आवर्स इसका क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। ठीक है, अगली हमारे पास जो सेल्स है उसका नाम है क्या, बेसोफिल। बेसोफिल की खास बात यह है कि बेसोफिल जो होती है वो सीक्रेट करती है किसको, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, हिस्टामिन जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में काम में आता है। सेरोटोनिन जो होता है वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर है। और हेपेरिन जो है वो क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है। क्या है, एंटी कोगुलेंट, जो रक्त में, ब्लड में क्या जमने से रोकता है, क्लॉटिंग होने से रोकता है, कौन, बेसोफिल। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सेल्स जो होती है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है कैसा, एस शेप्ड। ठीक है, कैसा होता है, एस शेप्ड। और इसमें भी क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ना। बाकी सब चीजें जो होगी वो होगी। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप्ड का इनका न्यूक्लियस होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेसोफिल की बात कर रहे हैं। इनका लाइफ स्पान कितना होता है, इनका होता है 8 से 10 घंटे। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में ना ये निकलती होगी, क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी, सॉरी एलर्जिक नहीं, ये केवल इन चीजों को सीक्रेट करती है। एलर्जिक के लिए कौन सी, एसिडोफिल है। ए से ध्यान रखना, है ना, ए फॉर एलर्जिक रिएक्शन में काम में आती है कौन सी, एसिडोफाइल। इनकी खास बात है कि इनका न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है, वो होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड हो तो बस इस प्रकार से, है ना। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की ये सेल होती है कौन सी, एसिडोफिल। एसिडोफिल का लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 14 आवर्स का। क्लियर है, ये तो देखिए हमारी कौन सी, तीनों सेल। ठीक है, इसका जो एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा है, फीवर, इस टाइप की कंडीशन में इनके नंबर जो होते हैं किसके बढ़ जाते हैं, एसिडोफिल्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अग्रेनुलोसाइट्स की। एक बार अब इसको देख लीजिए, ये हो जाएगी आपकी कौन सी, पीएमएनएल। अब हमारे पास बचती है कौन सी, अग्रेनुलोसाइट्स। इसमें 2 टाइप की सेल्स आती है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन,
है ना। एग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास दो टाइप की सेल्स आती है, एक तो आपके आती है कौन सी, मोनोसाइट, ठीक है, सबसे बड़ा साइज की सेल है ये, और सेकंड नंबर पर आती है लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ा साइज है इसका, ये भी एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल है, ये भी एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल है ना। ये भी क्या करेगी, ये हमारा सेकंड लाइन डिफेंस जो होता है, सेकंड लाइन डिफेंस बोलते हैं इनको, इन सेल्स को सेकंड लाइन डिफेंस को क्रिएट करती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। फर्स्ट लाइन तो स्किन हो जाएगा, ठीक है। और क्या काम करती है मोनोसाइट सेल्स, मोनोसाइट सेल्स दे आर काइंड ऑफ अ मैक्रोफेजेस सेल, जो जाके क्या करेगी, दूसरी सेल्स को खत्म करने का काम करेगी, लाइक फॉरेन पार्टिकल, डेड सेल्स, इनको खत्म करने का काम करती है कौन सी, मोनोसाइट सेल। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, किडनी या फिर बीन शेप्ड, है ना, इस टाइप का बीन शेप्ड इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और द सेकंड थिंग, इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, इसी की वजह से उसका नाम है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। कितना परसेंट होता है इसका, तो ये होती है कितनी हमारी, इसका परसेंटेज है बहुत कम होता है, ये फॉर्मेशन करती है कितना, 2 से 3% होती है, बस 3 से 5%, है ना। बाकी अप टू 20% कौन सी होती है, हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो दो टाइप की होती है, वो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। कहाँ बनती है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बनती है ये, है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इनका काम क्या है कि ये हमारे बॉडी में एक प्रकार से इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करती है ना, दो टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन थायराइड डिजीज के अंदर, है ना। बी लिम्फोसाइट जो होती है ये कितना टाइप की होती है, यही बाद में जाके एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाती है। टी लिम्फोसाइट्स 3 टाइप की होती है, टी किलर होती है, टी हेल्पर होती है, टी सप्रेसर होती है, स्पेसिफिकली और भी होती है, बाकी हमारे सिलेबस में भी इतनी है ना। ये कहीं ना कहीं इसके साथ कोरिलेट करती है और दोनों मिलकर हमारे बॉडी में एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, उसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये लिम्फोसाइट ही कहीं ना कहीं हमारा एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम डेवलप करने का काम करती है। तो ये होता है हमारा क्या, WBC, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब जो लास्ट टॉपिक है ब्लड का वो है प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स जो होती है एक्चुअली दे आर नॉट अ सेल्स, दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स, है ना। They are the fragments of a cell called megakaryocyte, है ना। ये मेगाकैरियोसाइट जो सेल होती है बोन मेरो में, उसके सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना। These सेलुलर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या खास बात है इनका, नंबर देखते हैं अपन, प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, जनरली प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो होता है 1.5 लाख टू 3 लाख, है ना। इसका एक नॉर्मल काउंट होता है, गाय का प्लेटलेट्स काउंट होता है, इसको प्लेटलेट्स काउंट ही बोला जाता है इस चीज को। प्लेटलेट्स जो होती है जनरली इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स जो होती है ये बहुत सारे फैक्टर रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर रिलीज करती है ना, और एंजाइम रिलीज करती है विच इज थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है ये, उसको चालू करता है, which is responsible for blood clotting, which is responsible for blood clotting। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स जो होती है अगर इनका नॉर्मल से अगर वैल्यू इनका बढ़ जाए, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से अगर इनका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर नॉर्मल से इनका वैल्यू क्या बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
साइटोपेनिया, है ना। जनरली डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, काय में, डेंगू में, है ना, इन केस ऑफ डेंगू। एंड उसकी वजह से क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है इंजरी के बाद, क्योंकि दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द पर्पस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉट एक्सेसिव ब्लड लॉस को बचाता है, ताकि अगर ये बहुत ज्यादा, अगर मान लो अगर ये कम हो जाएगी इनकी मात्रा, इनकी संख्या, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, है ना। अगर मैं ब्लड में से क्या माइनस कर दूं, ब्लड कॉर्पसल, मतलब मैं ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दूं, मतलब क्या क्या निकल जाएगी उसके अंदर, आरबीसी निकल जाएगा, डब्ल्यूबीसी निकल जाएगा, प्लेटलेट्स निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लाज्मा। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा। और अगर मैं प्लाज्मा में से, अगर मैं प्लाज्मा से क्या वो सारे फैक्टर निकाल दूं जो डायरेक्टली रिस्पांसिबल है क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, मतलब मैं क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लूं, तो द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड सीरम, रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड सीरम। क्लियर है, प्लाज्मा किसको बोलते हैं, सीरम किसको बोलते हैं, ब्लड माइनस आरबीसीज आर कॉल्ड प्लाज्मा, blood minus blood corpuscles are called plasma and plasma minus clotting factor is called serum। क्लियर है ये। अगर मैं ब्लड माइनस आरबीसी कर लूं, मतलब ब्लड में से मैं स्पेसिफिकली किसको निकाल लूं, आरबीसी को निकाल लूं, तो जो बचता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड लिम्फ। एक और स्टेटमेंट निकल जाता है, ब्लड माइनस लिम्फ। क्लियर है ये, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे थे कि इसमें से कौन क्लॉट नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हम ब्लड के अंदर बात करें क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके अंदर भी हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा के अंदर भी है, बाकी इसकी हम बात करें इसमें क्लॉटिंग फैक्टर है भी नहीं है, एक भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो अब पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसमें से कौन क्लॉट नहीं करेगा, तो कौन क्लॉट कभी भी नहीं करेगा, सीरम कभी भी क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। क्लियर है, सीरम किसको बोलते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है।